जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें जो कार्बन 1 है और कार्बन 2 है, जब इस दोनों के बंध को अगर तोड़ा जाए तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही बंध में चले जाएं तो उसे ऋणावेश प्राप्त होगा, और दूसरे को जब इलेक्ट्रॉन उसका कक्षक पूरी तरह खा ले जाए उसे धनावेश प्राप्त होगा। अगर इसके कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन दोनों समान रूप से विभाजित हो जाए तो उसे फ्री रेडिकल कहेंगे, मुक्त मूलक। और उसी तरह कार्बन 1 में अगर कार्बन 1 में कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो दोनों ही, तो इसको ऋणावेश और इसको धनावेश प्राप्त होगा। ये मुक्त मूलक जब समान इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कंपाउंड के बंध टूटता है तब यह मुक्त मूलक फ्री रेडिकल प्राप्त होता है। ये एक तरह से कार्बोकेटाइन की तरह ही रिएक्ट करता है और कार्बोएनायन की तरह ही रिएक्ट करता है, परंतु इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से, अर्थात समान होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन दोनों में विभाजित हो जाते हैं। इनको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है, इस वजह से ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। HCl किसी भी कंपाउंड में या किसी बंध में या फिर बड़ी से बड़ी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज, ये क्लोरीन जैसे कि क्लोरीन में H- इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से स्लाइडली इलेक्ट्रॉनिक आवेश बनेगा और इस पर धनावेश बनेगा। इस वजह से ये एसिडिक प्रोसेस में शामिल होगा, अर्थात रिएक्शन जब होगी तब H+Cl- में आसानी से टूट जाएगा। और कार्बोकेटाइन और मुक्त मूलक ये 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री इस तरह से स्थायित होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रो प्लस फाइल, जो इलेक्ट्रॉन से लविंग करने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। इलेक्ट्रॉन से लविंग कौन करेगा? धनावेश को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन से लविंग करने वाला, और न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस से लविंग करने वाला। नाभिक स्नेही क्या होगा? ऋणात्मक, इस वजह से ऋणात्मक बोलते हैं इस। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक है इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें उदाहरण के तौर पर जो 3 डिग्री ये कार्बन है, कार्बोकेटाइन, ये ज़्यादा स्थिर होगा 2 डिग्री 1 डिग्री की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि ये जो CH3 है ये अपना स्लाइटली इलेक्ट्रॉन दान करेगा इस कार्बोकेटाइन को। क्यों? क्योंकि ये CH3 का जो प्रॉपर्टी होती है +I, इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति। और जो NO2 है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन के जुड़े हुए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगी। इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को बोलते हैं -I, जैसे कि COOH है, साइनाइड ग्रुप है। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं वो -I इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। परंतु इसमें नाइट्रोजन का जो डबल बॉन्ड है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस इफेक्ट देगा, इस वजह से ये स्थायी रूप में बंधित रहेंगे। उसको हम रेजोनेंस से भी नाप सकते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। चलो नेक्स्ट टॉपिक देते हैं, रेजोनेंस। इसमें जो नाइट्रोजन जो ये कंपाउंड है यूरिया, इसमें जो नाइट्रोजन कंपाउंड है इसके जो लोन पेयर है वो मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस शो करेंगे। इस तरह से स्लाइटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते रहेंगे। ऑक्सीजन की नेगेटिविटी के कारण इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा, और नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है वो अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में ट्रांसफ़र कर देगा। इस वजह से ये स्लाइटली इलेक्ट्रॉनों का जो पी उपकोष है, पी उपकोष PX PY PZ और एस उपकोष, ये PX PY PZ तीनों कक्षकों में एनर्जी तो समान होती है तीनों कक्षकों की, तो इलेक्ट्रॉन तीनों में ट्रांसफ़र होते रहेंगे। इस वजह से ये अच्छा स्थायित्व प्रदर्शित करेगा। ये वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये सब समझाने के लिए, रिएक्शन का स्थायित्व बताने के लिए और रिएक्शन किस बात को फॉलो करेगी उसको बताने के लिए रेजोनेंस का प्रिंसिपल दिया गया था। और मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? मेसोमेरिक इफेक्ट, जैसे ये नाइट्रोजन है अपने लोन पर दान कर रहा है तो ये +M बताएगा। अगर ये इस पर इलेक्ट्रॉन
इस तरह से ट्रांसफर हो रहे हैं तो ये -m बताएगा, ये +m शो करेगा। और रेजोनेंस क्या होता है, ये बस रिएक्शन के पाथ को बताएगा, अर्थात स्थायित्व को बताएगा, रिएक्टिविटी को बताएगा, एसिडिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, ये दो तरीके होते हैं, +H -H। ये भी इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट +m -H की तरह ही होता है। इसमें जो बगल वाला जो कार्बन है जिस पर कार्बोकेटाइन है, वहाँ से एल्फा कार्बन, एल्फा और एक और जैसे कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये बीटा कार्बन, और एक और जुड़ा हुआ है तो डेल्टा कार्बन, एल्फा बीटा गामा, एल्फा बीटा गामा। एल्फा अगर कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में डालता है, तो उसे बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो -H, और इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो +H। ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी रिएक्शन की स्थायित्व को ही बताता है। अगर जैसे कि डेल्टा, एल्फा, बीटा और गामा, गामा कार्बन से अगर हाइड्रोजन निकलता है तो ये 3 कार्बन वाली रिंग बनाएगा, और 3 कार्बन वाली रिंग ज़्यादा स्थायित्व प्रदर्शित करेगी। इसी तरह 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन बेंजीन तक हाइपर कॉन्जुगेशन जब शो होता है तो रिंग बना लेते हैं। जैसे एल्काइन ग्रुप अगर हाइपर कॉन्जुगेशन बताता है तो यह बेंजीन रिंग कंफर्म बनाएगी, एरोमेटिसिटी प्रदर्शित करेगी। ये वाला कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट शो करेगा। जैसे 3 डिग्री पर, अगर 1 डिग्री है तो 2 डिग्री पर चला जाएगा, 2 डिग्री है तो 3 डिग्री पर चला जाएगा रीअरेंजमेंट करके। और इसके अलावा ये एलिमिनेशन प्रोसेस भी शो करेगा। अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो, अगर टेम्परेचर लो हुआ तो ये SN1 SN2 रिएक्शन शो करेगा, ये SN1 और SN2 शो करेगा। और एलिमिनेशन अगर हाई टेम्परेचर हुआ तो एलिमिनेशन शो करेगा। इसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट +E और -E। ये क्या होता है, अगर +E जब इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर, +E इलेक्ट्रोमेट्रिक ये इफेक्ट कहेंगे। अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करे तब इसका जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तब -E, अर्थात नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सब हम कह सकते हैं कि +H जब अटैक करेगा +E कहलाएगा, और Cn- जब अटैक करेगा तो -E कहलाएगा। ये बहुत ही बेसिक थी जो बोर्ड एग्जाम वगैरह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी रिएक्शन मैकेनिज्म को कैसे आगे बढ़ेगा, किस पाथ को फॉलो करेगा, इसमें आपको हेल्प करेगा। थैंक यू।